वेलकम टू लीगल दोस्त। आज मैं फिर से गिरीश पटवर्धन एडवोकेट आपके साथ हूँ और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट या एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट या कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के बारे में। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम जो है ये अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ कानून है। 1923 में बना था और तब से ये लागू है। इस कानून के अंतर्गत पहले ये सिर्फ कारखानों पर लागू था, फिर कारखानों से आगे बढ़ के ये जो खेत खलिहान और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से इन पर लागू हुआ। और आज की स्थिति में ये अगर घर में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसके साथ अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए भी जो है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के भुगतान की जवाबदारी आती है। तो घर में काम करने वाले घरेलू नौकरों पर भी ये लागू हो गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसलिए इसके संबंध में चर्चा करना और इसके बारे में बातचीत करना मेरे ख्याल से आवश्यक होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कानून है ये जहाँ पर कोई व्यक्ति मजदूरी के लिए काम कर रहा है उस हर जगह पर लागू होता है और इस कारण इसका जो प्रभाव है वह सर्वव्यापी है। किसी भी व्यक्ति का काम करते समय अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना उसके साथ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर उस दुर्घटना से उसका कोई अंग भंग होता है, यानी मान लीजिए उस दुर्घटना में किसी का अंगूठा कट जाए या उसकी एक उंगली कट जाए या हाथ कट जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। किसी व्यक्ति के काम करते समय मृत्यु हो जाए तो उसके जो परिजन हैं, जो उस पर आश्रित थे, उन लोगों को भी कंपेंसेशन प्राप्त करने का अधिकार होता है। आजकल जो नियोक्ता होते हैं वो अपनी जवाबदारी से उस जवाबदारी से बचने के लिए अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भुगतान का दायित्व होता है वो बजाय नियोक्ता के उस इंश्योरेंस कंपनी का हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो भुगतान करती है। किस तरह से इसका भुगतान कैलकुलेशन होगा, इसके बारे में एक फार्मूला है। अगर ये दुर्घटना नॉन फेटल है, यानी उसमें किसी की मृत्यु अगर नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो वेतन था उस वेतन का 60% राशि निकाली जाएगी और वो 60% राशि उस व्यक्ति की आयु के लिए एक गुणक दिया गया है, गुणांक दिया गया है, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। उस प्रोडक्ट से उसका गुणा करने पर जो राशि आती है वह राशि कॉम्पेंसेशन की राशि होती है। थोड़ा सा जब आप एक्ट खोलेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। और इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस सूरत में उसका जो मासिक वेतन है उसका 50% जो होता है उसका गुणा किया जाता है उस मृतक की आयु के गुणांक से, और उसके आधार पर जो रकम बनेगी वो रकम कंपेंसेशन की होगी। ये इसका एक मोटे तौर पर हिसाब है। अगर कोई व्यक्ति ये हर नियोक्ता की जवाबदारी है कि अगर ऐसा कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना से 1 महीने के अंदर वो भुगतान करे। अगर 1 महीने में वो भुगतान नहीं करता तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर 50% तक की पेनल्टी और इंटरेस्ट 12% की दर से इसका भी एडिशनल जवाबदारी आ सकती है। यदि कोई नियोक्ता भुगतान नहीं करता तो उसके संबंध में जो पीड़ित पक्षकार है, पीड़ित पक्ष है, उसको श्रम न्यायालय के अंतर्गत ये कोर्ट बनाई गई है जिसका नाम आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति है या कमिश्नर फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन है। उसके सामने जाकर दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है। वो वहाँ दावा प्रस्तुत करेंगे और उस दावे के आधार पर नियोक्ता को सूचना पत्र जारी होगा, उस विवाद का निराकरण होगा और उसके अंदर आदेश किया जाएगा। मैं जो दुर्घटना की बात चल रही थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक नोशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नाम की एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जब श्रमिक अपने घर से काम करने के लिए कारखाने के लिए चलता है तो वो जो रास्ते में जो उसको अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो एक्सीडेंट भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में शामिल होगा। इसी प्रकार काम समाप्त कर जब वो वापस घर जा रहा होता है उस समय अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो भी उस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट में शामिल होगा।
ये बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है। इस पर आप सभी लोगों का ध्यान होना बेहद आवश्यक है। श्रम न्यायालय से जो आदेश होता है, जो कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन जो आदेश करते हैं, उस आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान है। ये अपील होती है सीधी हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट की जो अपील होती है उसमें ये एक आवश्यक शर्त होती है कि जो राशि श्रम न्यायालय द्वारा अवार्ड की गई है वो पूरी राशि जमा करना होती है, और वो जमा करने के बाद ही उसकी अपील हो सकती है, अन्यथा वो अपील सुनवाई के योग्य नहीं मानी जाती। और हाईकोर्ट भी जो है वो उन केसेस में अगर कोई महत्वपूर्ण विधि का प्रश्न विद्यमान हो तो ही उसके अंदर उन अपीलों की सुनवाई करता है, अन्यथा वे अपीलें बगैर सुनवाई के वहीं निरस्त हो जाती है। ये चूंकि कर्मकारों के कल्याण के लिए बनाया गया एक प्रावधान है, इसलिए इसके अंदर ये सब बातें डाली गई हैं ताकि अनावश्यक अपीलें हाईकोर्ट तक न जाए और श्रमिकों का जल्द से जल्द उन्हें उनके दुर्घटना के लिए जो भुगतान होना चाहिए वो भुगतान प्राप्त हो सके। अभी हम जो बातचीत कर रहे थे उसमें कुछ एक बातें और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा है और खेत में काम करते हुए कोई सांप काट ले, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सर्पदंश से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु भी कर्मकार क्षतिपूर्ति के लिए उसके परिजन जो है वो उन्हें प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति घर से चला, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई व्यक्ति घर से चला है और वो बस में बैठा, उस बस का कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसी स्थिति में उस कर्मकार को कर्मकार क्षतिपूर्ति की सहायता उसे प्राप्त हो सकती है। एक बेहद महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बस से एक्सीडेंट हुआ तो उसके पास दो उपचार अवेलेबल है। एक तो उपचार उसके पास ये है कि वह मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने दावा लगाए। दूसरा उपचार ये भी है कि वह वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट के अंतर्गत लगाए, लेकिन दोनों में वो एक साथ दावा नहीं लगा सकेगा या दोनों से उसका फायदा नहीं ले सकेगा। दोनों में से किसी एक न्यायालय से उसको लाभ मिल सकेगा, दोनों जगह का लाभ उसको नहीं मिल सकता। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के लिए एक सप्लीमेंट्री अधिनियम है। सप्लीमेंट्री में इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ प्रावधान इस तरह के होते हैं कि कई कारखानों में जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ पर एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस एक्ट लागू होता है, और जहाँ पर एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस एक्ट लागू होता है उन कारखानों में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट लागू नहीं होता। तो उस व्यक्ति को ऐसे कारखाने जहाँ पर इस तरह का वो ईएसआई एक्ट लगता है वहाँ पर उसे बजाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के ईएसआई एक्ट में फ़ायदा मिलता है। ईएसआई एक्ट में नगद पैसे नहीं मिलते, लेकिन एक बहुत बड़ा जो रिलीफ है वो रिलीफ इस तरह का है कि पूरी जो इलाज है वो इलाज ईएसआई के अस्पतालों में होता है। पेंशन होती है, वो पेंशन ताजिंदगी मिलती है, और उस पेंशन के आधार पर वह व्यक्ति अगर काम करने में असमर्थ हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिजनों को उनकी मृत्यु तक उसका लाभ मिलता है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान है। जहाँ पर ईएसआई एक्ट लगता है, आप मान के चलिए कि उसको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में जिस तरह से नगद राशि मिलती है उससे ज़्यादा फायदा ईएसआई एक्ट में है। तो ये अगर ईएसआई एक्ट या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन दो में से किसी एक में उसको लाभ मिल सकता है, और अगर ईएसआई एक्ट लागू है तो डेफिनेटली मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उससे उसके परिवार के लोगों का कल्याण बेहतर तरीके से हो सकेगा। आज हमने ये जो बातचीत की है ये बहुत ही जिसको बोलते हैं कि औपचारिक रूप से वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट या कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। जब आप यदि किसी व्यक्ति को इसके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है तो उसे आवश्यक होगा कि वह अपने किसी अनुभवी अधिवक्ता से संपर्क करें और इसके बारे में अपने मुकदमे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद आगे कार्रवाई करें। इस वीडियो के आधार पर मेरे ख्याल से न्यायालय में जाके कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। धन्यवाद।